हेडिंग दे दें ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। व्हाट इज टैरिफ? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ। आंसर जी, टैरिफ का आइडिया होगा आपको, किसे कहते हैं, नाम सुना कभी? टैक्स को, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। हाँ जी, टैक्स और टैरिफ में वैसे डिफरेंस क्या है? आपके अपने मुल्क में जितनी कमोडिटीज है उन पे टैक्स लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ होता है, बस ये फर्क है। टैक्स ओके। ऑन इम्पोर्टेबल और एक्सपोर्टेबल कमोडिटी इज नोन एज टैरिफ। तो है बेसिकली ये टैक्स ही। जिस तरह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर आप दूसरे ममालिक में जाके करें तो उसे डंपिंग कहते हैं, तो है वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ टैरिफ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैरिफ। सबसे पहले एड वोलरम टैरिफ, उसके बाद है स्पेसिफिक टैरिफ, नंबर थ्री पे है कंपाउंड टैरिफ। हेडिंग दे दे एड वोलरम। A tariff percentage of the value of traded commodity। फिक्स परसेंटेज के हिसाब से आप अगर टैरिफ दे रहे हैं तो उसे एड वोलरम टैरिफ बोले। तो स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट ऑफ अ ट्रेडेड कमोडिटी। ऊपर वाला परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है। लाइक आपने लैपटॉप अगर दूसरे ममालिक में बेचना है तो 5% आपको पर पीस के ऊपर टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं आप लेते, आप कह देते हैं कि इसकी प्राइस जो भी है मुझे $10 पर पीस के ऊपर टैक्स देते जाओ, तो ये स्पेसिफिक टैरिफ हो। तो ये बेसिकली सम है एड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक का। इट इज द सम ऑफ एड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक। इसमें पर यूनिट के हिसाब से, फिक्स अमाउंट के हिसाब से भी टैरिफ होता है और परसेंटेज के हिसाब से भी होता है। लाइक आईफोन अगर कोई मंगवाता है तो उसे बोलते हैं कि इसकी जो प्राइस है उसका 10% आपने हमें टैक्स भी देना है, और इसके ऊपर वैसे ही आपने $50 टैरिफ भी देना है। तो ये दोनों का फिर कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें फिर आप एडवोलरम भी दे रहे हैं और स्पेसिफिक भी दे रहे हैं। आगे अब हेडिंग दें पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ, इंपॉर्टेंट है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ का मतलब ये होगा कि एक कमोडिटी, सॉरी, एक नेशन जो दो कमोडिटीज पैदा कर रहा है, उन दोनों में से किसी एक कमोडिटी पे उसने टैरिफ लगाया है, या तो एक्स पे या वाई पे, तो उसे बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट। पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला पहले आपने वैसे टॉपिक भी किया हुआ है। एक पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, एक जनरल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं अगर एक नेशन दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है तो दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम आप चेक करना चाहते हैं, एक्स का या वाई का, उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जनरल का मतलब दोनों कमोडिटीज का कंबाइन इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला ही सारा काम है इस पे। सिर्फ इसमें एडिशन क्या होगा, टैरिफ लगा के हम चेक करेंगे कि प्राइसेस में इजाफा किस तरह से होता है, और गेन फ्रॉम ट्रेड वो कम कैसे या ज्यादा कैसे होता है। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। जनरल इक्विलिब्रियम तो ऑफर कर्व की मदद से दिखाया जाता है, लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स की मदद से दिखाया जाता है। तो इसकी डायग्राम पे आते हैं। ये जी डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमने बना ली है। फर्ज करें ये नेशन ए की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, डिमांड कर्व कौन सी होगी इनमें से, और सप्लाई कर्व कौन सी होगी? सर जो डाउनवर्ड आ रही है ये डिमांड कर्व होगी, जी, जो अपवर्ड जा रही है वो ऊपर सप्लाई जा रही कर्व है वो होगी। सप्लाई है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया नेशन वन की डायग्राम बनाने लगे हैं, इक्विलिब्रियम दिखाने लगे हैं एक्स कमोडिटी का। तो एक्स कमोडिटी का इक्विलिब्रियम दिखाना है तो ये डेफिनेटली सप्लाई ऑफ एक्स, ये डिमांड ऑफ एक्स, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम में
ये है जी प्राइस। अच्छा, ये नेशन वन नहीं, नेशन टू है। इसे नेशन टू करें, और इक्विलिब्रियम एक्स का उसे फर्ज करने पड़ रहा है 3 रुपए का। नेशन वन में तो इक्विलिब्रियम प्राइस इसकी 1 रुपए है ना, एक्स नेशन वन में सस्ता होता है, नेशन टू में महंगा होता है, जिसकी वजह से नेशन टू ने एक्स को इंपोर्ट करना। तो हम बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट को भी जिक्र नहीं कर रहे। अब नेशन वन में एक्स 1 रुपए का बन रहा है, नेशन टू नेशन वन को रिक्वेस्ट करेगी कि एक्स की प्रोडक्शन हम बंद करना चाह रहे हैं और एक्स आपसे खरीदना चाह रहे हैं। तो वो नेशन वन तो एग्री हो जाएगा, क्योंकि उसके मुल्क में रोजगार ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो नेशन वन उसको ऑफर कर रहा है 1 रुपए का एक्स। अगर तो टैरिफ नहीं है तो 1 रुपए की उसको एक्स की क्वांटिटी मिलती है। लेकिन 1 रुपए में ये देखें, नेशन टू में क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। फर्ज कर लो सप्लाई 10 की है और डिमांड 70 की है, तो एक्सेस डिमांड कितनी है यहाँ पे? सप्लाई 10 की है और डिमांड 70 की है, तो 60 रुपीज। 60 की फालतू डिमांड कर रहा है। अगर प्राइस 1 रुपया यस। होती है तो नेशन टू 60 यूनिट की डिमांड फालतू कर रहा है। अब ये जो 60 की डिमांड फालतू हो रही है, ये नेशन नेशन वन से कर लेगा इंपोर्ट। तो फ्री ट्रेड पे आपको याद होगा, हेशर थ्योरी भी आपने की हुई है कि 60-60 की ट्रेड होती है। याद है? नहीं याद होगा, इधर ये लिख देता हूँ। नेशन टू equilibrium price of X is rupees 3, while the same product is produced in nation 1 at rupees 1. So nation 2 import it from nation 1 at price 1. Nation 2 demand is अब एक मिनट। 70 units, while its production is only 10 units. So it will import 60x from nation 1 at free trade। यहां तक लिख लें जल्दी। अब अगर गवर्नमेंट लगा देती है टैरिफ, तो टैरिफ लगने से ये जो प्राइस फर्ज कर लें, वो 100% एट वोलरम टैरिफ लगा देती है। 100% एट वोलरम टैरिफ का मतलब, जो पहले प्राइस 1 रुपए की आपको चीज मिल रही थी, अब वो कितने की मिलेगी? 2 रुपए की। इतनी मुश्किल बातें होती नहीं है जितना आप फजूल सोचते रहते हैं। अब 2 रुपए प्राइस होगी, तो इसकी डिमांड, सप्लाई जो सी है वो वो 10 इंक्रीज हो जाएगी। 20 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और डिमांड दूसरी तरफ वो कम होके 50 पे आ जाएगी। तो बीच में अब गैप कितना रह गया? 30 का। तो अब सिर्फ 30 का। 30 इंपोर्ट करेगा नेशन, जो कि पहले 60 इंपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि टैरिफ लगने से हमेशा ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाता है। पहले 60 का था, बाद में वो 30 का रह गया। तो इनको नाम दे दें आप, इसे ए बी कह दें, इसे ए डैश बी डैश कह दें। तो ये सप्लाई बिफोर टैक्स थी, फॉरेन नेशन जो इसको सप्लाई कर रहा है। ये सप्लाई फॉरेन नेशन जो इसको कर रहा है विद टैक्स। पहले 60 थी, बाद में 30 हो गए। तो ये आपका इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो गया। तो यही मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे भी, विद 100% एड वॉलरम टैक्स, प्राइस ऑफ एक्स rises to rupees 2 per unit. Due to this, production of X also rises from 10 to 20 units, and consumption demand declines from 70 to 50 units. The gap
between demand and supply is 30 units, which is now nation to imported from nation one। लें जी, यहाँ तक लिखना। अब ये शुरू में ये आ गया जी। इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा, एक एक्सपोर्ट टैरिफ होता है, एक इंपोर्ट टैरिफ। एक्सपोर्ट टैरिफ जो एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट टैरिफ जो इंपोर्ट पे लगता है। अभी हमने जो केस स्टडी किया पार्शियल इक्विलिब्रियम में, वो इंपोर्ट टैरिफ था। समझ लग रही है बात? ठीक है। अब ये एड वोलरम स्पेसिफिक और कंपाउंड टैरिफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये यहाँ से आपने रीड कर लेना एक दफा। और आगे ये आ गया पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ, ये भी मैंने आपको करवा दिया। ये सारा आपने पढ़ लेना यहाँ से। और नीचे ये इसकी डायग्राम है, देखें जरा, वही है जो भी बनवाई है। ये सारी डायग्राम आपने करके, इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करके मुझे चेक करवाना है बकाया। इसके कुछ इफेक्ट हैं, ये कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। दो टर्म होती हैं, एक कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा प्रोड्यूसर सरप्लस। ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। कंज्यूमर सरप्लस, उसका ताल्लुक इस डिमांड कर्व से है। प्रोड्यूसर सरप्लस, उसका ताल्लुक इस सप्लाई कर्व से है। तो दोनों कर्व को अलग अलग आपने शो करवाना है डायग्राम में। अगर कंज्यूमर सरप्लस दिखाना है तो सिर्फ डिमांड कर्व ड्रा करें, और उसमें कैसे दिखाते हैं अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसी तरह प्रोड्यूसर सर सरप्लस, कंज्यूमर का डिमांड से। जी डिमांड कंज्यूमर ही करते हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस डिमांड कर्व से निकलेगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व से निकलेगा। ये जी सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर की इन्होंने अलग अलग डायग्राम बना दिए हैं। इधर मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस की कहानी क्या है। फर्ज करें जी, ये डिमांड है और प्राइस 1 रुपया 2 रुपए, डिमांड ऑफ एक्स। अगर तो प्राइस 1 रुपया, 1 रुपए प्राइस में हम फर्ज कर लेते हैं कि टोटल जो डिमांड हो रही है वो 70 यूनिट की हो रही है। इस तरफ पॉइंट बी है। तो जो भी प्राइस हो, उस प्राइस से लेके ऊपर तक का सारा पोर्शन, लेकिन कर्व के नीचे नीचे वाला, वो सारा शेड कर दें अगर आप, जिस तरह ये मैंने शेड कर दिया, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है क्या। बस बस। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई आपसे पूछे कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला याद होगा, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे आपको, यस सर यही है, जी प्राइस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है ये। 3 4, और यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं 4.5, प्राइस 4.5। तो लेंथ ये एल, ये कितना होगा जी, 3.5। भाई 1 से 4.5 तक जाना है तो 3.5 ही हुआ। और ब्रेथ ये 70, 1/2 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 70। इसको सोल्व करें जरा, क्या आता है आंसर? इसका आंसर 122.5। जी सर यही है। हाँ जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर तो प्राइस 1 रुपया हो तो कंज्यूमर सरप्लस 122.5 का है। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। अब ये 122.5 ये इधर भी लिखा हुआ आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जिस वक्त प्राइस इंक्रीज होके 1 से 2 रुपए पे चली गई, तो उस वक्त जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 1 की बजाय 2 से स्टार्ट होगा। यस। तो इस 2 से ऊपर वाला सारा पोर्शन वो सरप्लस है जी, ये वाला सारा पोर्शन। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं पॉइंट एच है, और यहाँ पे ये डिमांड रह जाती है 50 की, और ये पॉइंट 4.5। तो अब 2 से 4.5 तक जाना है, तो लेंथ
कितनी हुई? 2.5। 2.5। ब्रेथ इक्वल टू 50। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 52.5। इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसको हमने सोल्व किया, 1/2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 50, 62.5 यस। के कंज्यूमर सरप्लस जो भी प्राइस हो उससे ऊपर वाला सारा सेगमेंट होता है। अब कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट क्या हुआ टैरिफ लगने का, तो वो अफेक्ट यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस किया तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली ये कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट है। समझे बात? सर नहीं आई समझ। सही। तो ये बड़ी वैल्यू 122.5 में से ये छोटा एरिया 62.5, इसे माइनस करें जरा, आंसर 60 आता है। यस। तो ये एरिया ये 60 है, ये इधर इन्होंने लिखा हुआ है कंज्यूमर सरप्लस, फाइनली हमारे पास 60 निकला है। डन। ओके ओके। जैसे ये सिर्फ शेडेड एरिया आपने निकालना अगर, तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। ये जो शेप है एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से मिलके बनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल। यस। तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और आगे ये पोर्शन ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया, ये लेंथ इसकी 1 है और ब्रेथ इसकी 50 है, तो 1 मल्टीप्लाई 50 ये हो गया। और जब आप निकालना चाहें इसका ट्राइंगल का, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, यहाँ तक 1 है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 10। तो 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। जी सही। सर ये ठीक है। हाँ। अब आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए ये सप्लाई की डायग्राम बनानी पड़ेगी, सप्लाई ऑफ एक्स, और अगर तो प्राइस 1 रुपया, 1 रुपया प्राइस में सप्लाई 10 की हो रही है, तो इससे नीचे वाला पोर्शन ये सारा ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। प्रोड्यूसर में हमने नीचे की तरफ जाना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, सप्लाई कर्व के ऊपर वाला लेकिन उस प्राइस से नीचे वाला पोर्शन ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बना 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, क्या आ गया 5। यस 5। उसके बाद जब प्राइस ज्यादा हो जाए, क्योंकि टैरिफ लगने से प्राइस ज्यादा हो गई, तो प्राइस ज्यादा होने की वजह से ये प्राइस 2 पे चली गई और सप्लाई 20 पे आ गई। तो अब जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ये सारा एरिया है। तो ये कितना बना 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 20। तो अगेन उस बड़े एरिया में से छोटे वाले को माइनस किया तो यही शेडिटी बनेगा। 20 में से 5 माइनस कर दें तो ये बराबर आता है 15 के। तो ये नीचे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू 15। कॉस्ट एंड बेनिफिट टैरिफ के इसमें डेड वेट लॉस आपने बताना है क्या है, और इसमें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है वो दिखाना है आपने। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना होगा ये तो हमें समझ लग रही है कि टैरिफ लगने से पहले हमने 60 यूनिट इंपोर्ट किए और टैरिफ लगने के बाद हमने 30 यूनिट इंपोर्ट किए। हर यूनिट के ऊपर 1 रुपया रेवेन्यू मिला हमें, क्योंकि हमने टैरिफ एक यूनिट के ऊपर 1 रुपया लगाया था ना भाई, इसी वजह से तो प्राइस 1 से इंक्रीज होकर 2 पे गई थी। द कॉन्सेप्ट and measure of consumer and producer surplus can now be used to measure the cost and benefit of tariff। फिगर ये दिखाती है हमें जी, नेशन टू इम्पोज 100% इम्पोर्ट टैरिफ, द प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 से इंक्रीज करके 2 पे चली गई, कंजम्पशन 70 से कम होके 50 पे रह गई, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है 60 से कम होके 30 का रह जाता है। तो ये 30 यूनिट हमने इंपोर्ट किए थे नेशन टू ने, और इन 30 यूनिट के ऊपर फिर रेवेन्यू भी इसको $30 ही मिला गवर्नमेंट को। भाई टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है, तो जितने यूनिट इंपोर्ट कर रही है हर यूनिट पे 1 रुपया मिल रहा है उसको, तो 30 यूनिट इंपोर्ट कर रही है तो उसका रेवेन्यू कितना हो गया 30। फर्दर मोर कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन हो गया 60 पे, जो कि पहले 122.5 था, फिर वो कम होके 60 रह गया। कंज्यूमर सरप्लस कम होता है
ये टैरिफ लगने से। एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होता है, जो कि पहले 5 था, बाद में ज्यादा होकर 15 पे पहुंच गया। तो हमेशा टैरिफ लगने से कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर देती है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस 15 है, कंज्यूमर सरप्लस 60 है, गवर्नमेंट रेवेन्यू 30 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। फिगर 8.3 shows that reduction of consumer surplus, वो $30 कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज टैरिफ रेवेन्यू, और आगे वो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, उस 30 में से आधा रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटी एक्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस और रेंट, वाइल रिमेनिंग 15 वो चला जाता है प्रोटेक्शन कॉस्ट में, डेड वेट लॉस में। अब ऊपर ये बात समझाना चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट को $30 या ₹30 का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, उसमें से आधा उसने अपने नेशन की वेलफेयर पे लगा दिया। अब ये टोटल जो 30 है ना, ये यहाँ से शो हो रहा है। इसके साथ दो छोटी छोटी ट्रायंगल मार रही है, एक ये, एक ये। इन दोनों को अगर आप ऐड करें, ये डेड वेट लॉस है। डेड डेड वेट लॉस का क्या मतलब है? डेड वेट लॉस का मतलब कि ओवरऑल इतने यूनिट की कंजम्पशन नीचे आ गई है टैरिफ लगने से। तो किधर सर आइए? ये इधर कम हो गया, इधर कम हो गया, क्योंकि पहले ₹1 प्राइस पे हम 60 यूनिट ट्रेड कर रहे थे, इंपोर्ट 60 की थी, तो यूनिट हम ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। टैरिफ लगने के बाद क्योंकि परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कम हो गई, और हम 60 से कम करके सिर्फ 30 यूनिट मंगवाने पे मजबूर हो गए। और 30 यूनिट मंगवाने का फिर हमें एक तरफ तो ये फायदा हुआ कि गवर्नमेंट को $30 रेवेन्यू मिल गया, वो तो समझ आ गई बात। लेकिन दूसरी तरफ $15 का डेड वेट लॉस हुआ, क्योंकि टोटल 60 में 60 का लॉस है, उस 60 में से 30 का फायदा और 30 का लॉस हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स, इन दोनों को अगर आप जमा कर दें तो ये डेड वेट लॉस। तो ये नीचे उन्होंने बताया हुआ सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CJM, वो $5 का है, CJM ये है। और यहाँ पे BHN ये $10 का है, BHN। इन दोनों को अगर आप ऐड करें, रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन कॉस्ट और डेड वेट लॉस। इसे प्रोटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। बस ये आपने कॉन्सेप्ट सारे देख के रखने हैं। एक तो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्रोटेक्शन कॉस्ट या डेड वेट लॉस।